हेलो एवरीवन। पहले हमने पढ़ा कि कल्टीवेशंस क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे फार्माकोग्नोसी में ही यूनिट 2 में सेकंड टॉपिक जो है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर वीणा देवी सिंह है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर NIT फार्मेसी इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा से हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। तो कल्टीवेशन क्या था? कल्टीवेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें हम लोग विथ इंटेंसिव केयर और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ किसी भी प्लांट की ग्रो कराते हैं। अब उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसके ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कल्टीवेशन करते समय हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। जैसे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे, एल्टीट्यूड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल एंड इरिगेशन हो गया, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी हो गई, फर्टिलाइजर्स, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल और दी प्लांट हार्मोन्स। ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनका हमको ध्यान में रखना होता है ड्यूरिंग द कल्टीवेशन ऑफ पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट्स। तो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो क्या है? एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है? प्रॉपर हाइट होती है, एक हाइट होती है जिस हाइट में हमको किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ करानी होती है कि किस हाइट में कौन सा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और किस में कौन सा हाइट या कौन सी एल्टीट्यूड जो होता है वो फेवरेबल होता है किसी भी मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। ओके, तो इसमें जो एल्टीट्यूड होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स का। तो डिफरेंट एल्टीट्यूड्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग हाइट पे अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, तभी वो विथ स्टैंड कर पाते हैं, अदरवाइज वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कौन से एल्टीट्यूड में कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी क्या फेवरेबल एल्टीट्यूड होती है जिसमें उनको ग्रो करना होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा टी, सिंकोना और यूकेलिप्टस। तो जनरली ये जो प्लांट्स होते हैं सबको पता है कि ये हाइट में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हाइट में ग्रो करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि इनका जो एल्टीट्यूड होगा वो इतना होना चाहिए कि वो ईजिली वहाँ पे ग्रो कर सकें। ठीक है, तो वहाँ पे वो विथ स्टैंड करके रह सकें। तो वो जो हाइट है दैट इज़ 1000 to 2000 मीटर। ओके, सो 1000 and 2000 मीटर्स में जो हमारे टी हो गया, सिंकोना हो गया और यूकेलिप्टस हो गया, ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सिमिलरली अदर एग्जांपल हैं जैसे कि सिनामोन हो गया एंड कार्डेमोम। तो ये जनरली ग्रोन एट अ हाइट ऑफ 500 to 1000 मीटर। तो ये 500 से 1000 मीटर में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। वाइल सेना जो होता है इट कैन बी कल्टिवेटेड एट सी लेवल, और ये जो ग्रो करता है ये सी लेवल पे ग्रो करता है। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया एल्टीट्यूड। सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर और दी ह्यूमिडिटी। व्हाट इज़ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी? सबको पता है कि एक टेम्परेचर, अलग अलग रीजन्स होते हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, किसी की टेम्परेचर ज़्यादा विंटर वाली कंडीशन होती है और कुछ जो होते हैं समर रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स जो जिस रीजन में है वो ईज़िली वहीं पे ग्रो कर पाता है। अगर थोड़ा सा भी उसके टेम्परेचर और क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं तो वो विथ स्टैंड नहीं कर पाता है। तो मैनी प्लांट्स विल ग्रो बेटर इन अ टेम्परेट रीजन ड्यूरिंग दी समर। समर रीजन में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विंटर रीजन में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, बट they are lack in resistance to withstand frost in winter. The rate of photosynthesis is affected by change in temperature. तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो भी अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, सनलाइट में होती है। तो जैसे ही अगर उसमें बट ऑब्वियस है कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो विंटर आया या समर आया तो उसकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इट मे ऑल्सो बी अफेक्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है उसकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने का। सिमिलरली रेट ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन विल ऑल्सो बी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर।
ओके। देन ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज ह्यूमिडिटी, दैट इज ऑल्सो नोन एज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ओके। क्लाउड्स एंड फॉग्स आर द विजिबल फॉर्म ऑफ द ह्यूमिडिटी। हमको क्लाउड्स एंड फॉग्स दिखता है तो वो हमारा ह्यूमिडिटी ही है, बट वो हमको विजुअलाइज होता है। बट ऐसे वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में बट वो हमको विजुअलाइज नहीं हो पाते हैं, तो इट मे ऑल्सो affect the cultivation of that particular medicinal plants. Okay, so humidity affect structure, form and transpiration in the plants. तो plants में हमारी जो भी structure होती है, plant की जो morphology होती है, shape होता है, size होते हैं, transpiration processes होती हैं, वो सारी चीज़ें भी humidity की वजह से affect करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ examples हैं temperature and humidity के, like सिनकोना जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है 60 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट में। कॉफ़ी जो होता है वो 55 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट में ग्रो कर पाता है, एंड टी जो होती है 70 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट में ग्रो कर पाती है। ओके। कैम्फर एंड कॉफ़ी कैन नॉट विथस्टैंड फ्रॉस्ट, सैफ्रॉन रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट। तो कैम्फर एंड कॉफ़ी जो है वो विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं फ्रोस्ट कंडीशन में। ऐसे ही सैफ्रॉन जो है उसके लिए कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन ज़रूरी होती है। हमको पता है केसर कहाँ होता है, श्रीनगर में होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है। तो बट ऑब्वियस है कि सैफ्रॉन को ज़्यादा अच्छी जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ दी कोल्ड क्लाइमेट। वाइल पायरेथ्रम नीड्स ड्राई वेदर। तो जो पायरेथ्रम प्लांट होता है उसके लिए हमको ड्राई वेदर की ज़रूरत पड़ती है। देन आता है रेनफॉल और इरिगेशन। रेनफॉल एंड इरिगेशन में क्या होता है, जो हमारे एक्सेप्ट ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं जो रेगिस्तान में होते हैं, ठीक है, तो एक्सेप्ट ज़ीरोफाइट्स मोस्ट of other plants need water and proper irrigation and sufficient rainfall for their development। तो उसमें क्या होती है, हमको प्रॉपर वाटर की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर इरिगेशन देना होता है, तभी वो ग्रो कर पाते हैं, अदरवाइज़ उनको रेनफॉल और इरिगेशन अफेक्ट कर जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें विदाउट वाटर उनका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं होता है, बिकॉज वाटर जब तक नहीं उनको मिलेगा तो जितने भी मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं प्लांट्स को, और वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है और फिजियोलॉजी जो होती है प्लांट्स की वो अफेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो मिनरल्स इन द सॉइल गेट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो जो भी मिनरल्स प्रेजेंट थे सॉइल में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, उसके बाद जो वाटर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स। ओके, नाउ एग्जांपल, continuous rain can lead to the loss of water soluble substances from the leaves and roots by leaching। लीचिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जितने भी मेन जो डिजॉल्विंग सब्सटेंसेज होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज, वो क्या होते हैं, वो कई बार वॉश आउट हो जाते हैं। वॉश आउट हो जाने की वजह से जो मेन उनको इंग्रेडिएंट मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से भी हैवी रेनफॉल अफेक्ट कर जाता है प्लांट के ग्रोथ में। सॉइल जो है हमको पता है कि क्यों ज़रूरी होती है। सॉइल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स, वाटर एंड एसेंशियल फूड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो जितने भी सॉइल्स होते हैं वो प्लांट्स को प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें वाटर को भी एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है वो सॉइल के थ्रू ही जाती है। ठीक है, एसेंशियल फूड्स भी जो प्लांट्स को मिलते हैं वो भी सॉइल से मिलते हैं। दैट्स वाई सॉइल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ द एयर, वाटर, मिनरल मैटर्स और द ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, वेरिएशन इन द पार्टिकल साइज रिजल्ट इन डिफरेंट सॉइल रेंजिंग फ्रॉम द क्ले, सैंड और द ग्रेवल्स। तो इसमें किस टाइप के कितना हाउ मच परसेंटेज ऑफ द क्ले है, उस क्ले या सैंड या ग्रेवल्स जो हैं उनकी पार्टिकल साइज़ क्या है, उसके बेसिस पे उनका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्ब करने का जो होता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं हमारे सॉइल के जो पार्टिकल साइज़ होती है उससे। तो पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंसेस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, नाउ the type and amount of minerals play a vital role in the plant cultivation. The plants are able to determine their own soil pH range for their growth.
सो जो भी मिनरल्स होते हैं एंड किस टाइप के और कितने अमाउंट में मिनरल्स हैं पर्टिकुलर उस सॉइल में, उसके बेसिस पे प्लांट का कल्टीवेशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्लांट्स आर एबल टू डिटरमाइन देयर ओन सॉइल पीएच रेंज फॉर देयर ग्रोथ। तो प्लांट के में जो सॉइल्स होते हैं, वो जो सॉइल जो प्रेजेंट होता है उसका जो पीएच रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है पर्टिकुलरली ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स के लिए। अगर पीएच का रेंज चेंज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अफेक्ट कर जाती है, क्योंकि जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, एल्केलाइन होता है, न्यूट्रल होता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक पीएच में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक पीएच में होते हैं और कुछ न्यूट्रल पीएच में होते हैं। तो जो पीएच का जो रेंज होता है सॉइल का प्लांट की ग्रोथ के लिए वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। माइक्रोब्स शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन विच ग्रोज वेल इन अ सर्टेन पीएच। तो माइक्रोब्स की भी जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन पीएच पे ज़्यादा अच्छी होती है और कुछ चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड होती है सॉइल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, सॉरी प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल्स होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज कवर्ड बाय द क्ले, तो क्ले कितने परसेंटेज प्रेजेंट है पर्टिकुलर सॉइल में, उसके बेसिस पे इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा क्ले। तो जो क्ले होता है इट कंटेन्स मोर देन 50% ऑफ द क्ले, ठीक है। तो जो क्ले टाइप ऑफ द सॉइल्स होते हैं उसमें जनरली मोर देन 50% ऑफ द क्ले प्रेजेंट होता है। सेकंड होता है लोमी विच कंटेन्स 30 to 50% विथ क्ले। लोमी वाला जो सॉइल होता है उसमें 30 to 50% क्ले प्रेजेंट होता है। सिल्ट लोमी में 20 to 30% क्ले प्रेजेंट होता है। सैंडी लोमी में 10 to 20% क्ले प्रेजेंट होता है। एंड सैंडी सॉइल इसमें मोर देन 70% सैंड प्रेजेंट होता है। अब मोर देन 70% सैंड है, दैट्स वाई इसको क्या बोल रहे हैं, सैंडी सॉइल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सॉइल है डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज कवर्ड बाय द क्ले। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मिनरल मैटर्स, तो हाउ मैनी साइज ऑफ द mineral matters are present in the particular soil, on the basis of that they are categorized into the different types. First one is the fine clay, ठीक है। फाइन क्ले में जो पार्टिकल साइज होती है मिनरल मैटर की दैट इज लेस देन 0.002 mm। कोर्स क्ले और द सिल्ट क्ले में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होती है दैट इज 0.0022 to 0.02 mm। फाइन सैंड कंटेन्स 0.02 to 0.2 mm and coarse sand contain 0.2 to 2 mm पार्टिकल साइज, ओके। सो ये पार्टिकल साइज के बेसिस पे उनका डिवीज़न था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल का, ओके। नाउ सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी भी प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो सॉइल फर्टिलिटी में क्या होती है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन बैलेंस्ड प्रोपोर्शन टू दी प्लांट्स, ठीक है। तो एडिक्वेट अमाउंट में और बैलेंस प्रोपोर्शन में प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो उसमें कितनी कैपेसिटी से जा रही है, दैट इज़ नोन एज द सॉइल फर्टिलिटी, ओके। इट इज़ ऑल्सो डिमिनिश्ड थ्रू लीचिंग और इरोशन। तो जब लीचिंग प्रोसेस होती है, मतलब ज़्यादा रेनफॉल होने लगता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो लीचिंग और इरोशन प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, डिफरेंट जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिमिनिश होने लगती है। सॉइल फर्टिलिटी कैन बी मेंटेन्ड बाय एडिशन ऑफ एनिमल मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज और बाय एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर्स भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज भी यूज़ कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो अब फर्टिलाइजर्स इज़ एनी मटेरियल ऑफ द नेचुरल और द सिंथेटिक ओरिजिन्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक मटेरियल्स होते हैं विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और द सिंथेटिक सोर्सेज, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी,
ठीक है। इट इज़ अप्लाइड टू सॉइल और टू द प्लांट टिश्यूज टू सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स असेंशियल टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो जनरली फर्टिलाइजर्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के साथ सॉइल के साथ मिक्स करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर में भी यूज़ करते हैं ताकि प्लांट्स को हमको क्या मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत असेंशियल होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉइल बाय मॉडिफाइंग इट्स वाटर रिटेंशन और द एरिएशन। ओके, सो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये इट इज़ यूज टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। सॉइल की इफेक्टिवनेस को एनहेंस करने का काम करते हैं, उसमें हम वाटर रिटेंशन और वाटर एरिएशन को मॉडिफाई करके, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, इम्प्रूव क्रॉप डेवलपमेंट, यील्ड और द क्रॉप क्वालिटी, ठीक है। नाउ मैन्योर्स, तो मैन्योर्स इज द मटेरियल विच आर मिक्सड विद द सॉइल। सो मैन्योर्स भी काइंड ऑफ द फर्टिलाइजर्स ही होते हैं, इनको भी मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ ही ताकि ये भी प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें जो प्लांट्स को ज़रूरी होता है। तो हम लोग सॉइल में मिक्स करके इसको प्रोवाइड कराते हैं। द सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप प्लांट। These results in the increase in crop productivity. So crop की productivity can be enhanced by adding these manures. तो manures जो होते हैं generally different types के होते हैं। फर्स्ट है हमारा फार्म यार्ड मैन्योर, सेकेंड है कंपोजिट मैन्योर एंड थर्ड है हमारा ग्रीन मैन्योर। तो फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर्स आर काउ डंग मैन्योर और द पोल्ट्री मैन्योर। कंपोजिट मैन्योर्स के एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स, बोन मील और फिश मील। एंड ग्रीन मैन्योर्स के एग्जांपल हैं नीम सीड्स, केक, वर्मी कंपोस्ट और दी ऑयल केक, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मैन्योर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल्टीवेशन में, ठीक है। अगर ये भी अफेक्ट करता है प्लांट के फैक्टर्स में से आता है, ठीक है, जो कल्टीवेशन के फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। पेस्ट है तो पेस्ट क्या होता है, इट इज़ एनी एनिमल, प्लांट और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ट्रबल, इंजरी एंड कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप। तो क्रॉप का जो डिस्ट्रक्शन होता है जनरली ड्यू टू दी पेस्ट, ठीक है। तो ये पेस्ट जो है इट मे बी एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बट एक ऐसे सब्सटेंसेस कैन बी यूज टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ द पेस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स इज अ सब्सटेंस दैट डिस्टर्ब और किल ऑर्गेनिज्म दैट वी कंसीडर टू बी अ पेस्ट such as weeds, damaging insects or the microbes that cause diseases। तो यहाँ पे different types के पेस्ट होते हैं जिनको किल करने के लिए सब्सटेंस यूज़ किया जाता है और एक एजेंट यूज़ किया जाता है, केमिकल एजेंट, दैट इज़ नोन एज पेस्टिसाइड्स, ठीक है। एनी सब्सटेंसेज और अ मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंसेज इंटेंडेड फॉर preventing, destroying and mitigating any pest or intended for use as a plant growth regulators, defoliants or the desiccant. Now there are the different kinds of the methods can be used for to control the pest. First method is the cultural method, second is the physical method, third one is the biological method and fourth one is the chemical method. तो कल्चरल मैथड में क्या करते हैं, चेंजिंग द टाइम ऑफ द शोइंग एंड हार्वेस्टिंग, मेंटेनिंग ऑफ स्टोरेज, स्पेशल कल्टीवेशन मैथड्स, प्रॉपर क्लीनिंग, यूजिंग ट्रैप क्रॉप एंड द रेजिस्टेंस वैरायटी। तो कल्चरल में हम लोग पूरा सीज़न टाइप का चेंज कर देते हैं कि किसी भी प्लांट्स की जिस कंडीशन या जिस सीज़न में हम उसको ग्रो कराते हैं उसमें ना ग्रो करा के उसका टाइम हम लोग थोड़ा सा शोइंग टाइम जो है उसमें चेंजेस ला देते हैं, या फिर उसकी जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है उसको भी अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो उससे भी उसका कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और उसमें जो पेस्ट का अटैक होता है वो कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द स्टोरेज, जो स्टोरेज की जो मेंटेनेंस होती है उस पर भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उससे स्पेशल कल्टीवेशन मैथड्स कैन बी यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग द पेस्ट, ओके। एंड प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू भी किया जा सकता है। तो प्रॉपर क्लीनिंग रहेगी तो बट ऑब्वियस है कि चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन के जो हैं वो रिड्यूस होंगे, उससे भी हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा फिज़िकल मेथड। तो फिज़िकल मेथड में हम लोग मैकेनिकली
कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स, तो मैकेनिकल कंट्रोल यूटिलाइजेशन ऑफ द physical factors. So there are the different factors like temperature, less oxygen concentration, humidity and passing कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिज़िकल फैक्टर्स में हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, तो उससे भी जो भी पेस्ट होगा उस पर अफेक्ट आएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर कंडीशन उनको भी अफेक्ट करती है, तो उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करके भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो उनके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो भी अफेक्ट करेंगे, उससे अफेक्ट करेंगे, तो हम थोड़ा बहुत उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम उसमें अगर पासिंग करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड पासिंग करने से भी हम उसमें पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर थर्ड मेथड है हमारा बायोलॉजिकल मेथड्स। तो बायोलॉजिकल मेथड्स में क्या करते हैं, यूजिंग प्रीडेटर्स यूज़ करते हैं, पैरासाइट्स यूज़ करेंगे, पैथोजेंस, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करके जेनेटिक मैनिपुलेशन कर देंगे, फेरोमोन्स हार्मोन्स होता है जो सीक्रेट होता है किसी किसी एनिमल से, ठीक है। तो उस हार्मोन्स के थ्रू भी हम लोग इसको बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पैरासाइट्स यूज़ कर दिए, पैथोजेंस यूज़ कर दिए, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन कर देंगे तो भी कंट्रोल किया जा सकता है, फेरोमोन्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब केमिकल मेथड्स में क्या करते हैं, इसमें यूज़ ऑफ दी पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और दी इंसेक्टिसाइड्स। तो डिफरेंट पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करके, हर्बिसाइड्स यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स यूज़ करके, हर्बिसाइड्स यूज़ करके और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करके, ये काइंड ऑफ द केमिकल एजेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर पेस्ट को, हर्ब्स को और इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इस केमिकल एजेंट के थ्रू भी हम लोग पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कौन कौन से केमिकल्स हैं या यूज़ होते हैं फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ पेस्ट। तो इंसेक्टिसाइड्स जो होता है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे एजेंट्स यूज़ करते हैं जो इंसेक्ट को किल कर दे या फिर उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली टू मेथड्स होते हैं, टू इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, नेचुरल और दी सिंथेटिक। तो नेचुरल में जो होते हैं वो प्लांट बेस्ड भी होते हैं और मिनरल बेस्ड भी होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल में हमारे प्लांट बेस्ड हो गए, मिनरल ऑयल हो गए। तो प्लांट बेस्ड में हमारा हो गया पायरेथ्रम और एजाडिरेक्टिन। एजाडिरेक्टिन हम लोग कहाँ से ऑप्टेन कर सकते हैं, नीम से ऑप्टेन करते हैं, जो कि नेचुरली होता है, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक भी पर्टिकुलरली ये भी दो टाइप से होता है, इनऑर्गेनिक और दी ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, पायरेथ्रॉइड्स। तो इसमें ऑर्गेनोक्लोरिन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, डीडीटी, बीएचसी। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स मैलाथायोन, टेमीफोज, फेंथायोन, डाइकॉर्वोज, फेनिट्रोथायोन, प्राइमीफोज, मिथाइल। कार्बामेट्स के एग्जाम्पल हैं प्रोफॉक्सर, बेंडिकार्ब्स, कार्बाराइल, ठीक है। डेल्टा मैथ्रीन जो एग्जांपल है पायरेथ्रॉइड्स का है, इसमें कार्बिफ्लोरथ्रीन, बायोफेंथ्रीन, लैम्डा, साइहेलोथ्रीन और प्रीमैथ्रीन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एजेंट्स हैं जिनके थ्रू भी हम लोग पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं इन केमिकल एजेंट्स के थ्रू। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये जनरली टू टाइप के हो गए, हमारे नेचुरल हो गए और सिंथेटिक हो गए, ठीक है। अब उसके बाद इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं, लाइक हमारा प्लांट हार्मोन्स आता है। तो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उसके थ्रू भी हम लोग प्लांट हार्मोन्स जो होता है वो भी अफेक्ट करता है, फैक्टर है एक जो कल्टीवेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो भी प्लांट हार्मोन्स हैं उनको हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप के प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं और कौन से प्लांट्स हार्मोन्स हैं जो पर्टिकुलरली यूज़ किए जाते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, और पर्टिकुलरली प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे रेगुलेट किया जाता है या कैसे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग प्लांट हार्मोन्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट उसके बाद का टॉपिक है। उस टॉपिक में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट जो हमारा प्लांट हार्मोन्स का जो फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करता है कल्टीवेशन को, ओके। सो इसमें हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ लिए, तो इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा एल्टीट्यूड, सेकंड हमने इसमें पढ़ा रेनफॉल एंड इरिगेशन, थर्ड हमने पढ़ा इसमें टेम्परेचर और दी ह्यूमिडिटी,
उसके बाद फिर हमने इसमें देखे फर्टिलाइजर्स के बाद हमने इसमें मैन्योर्स देखे, मैन्योर्स के बाद हमने देखे पेस्ट और दी पेस्ट कंट्रोल। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें थी हमारे, ये सारे जो हैं ये हमारे प्लांट के कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है सॉइल भी होता है। सॉइल को जिसमें हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, सॉइल के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे कि इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जो उसके कितने टाइप्स के कितने परसेंटेज क्ले उसमें प्रेजेंट होता है, और उसके जो ऑर्गेनिक मैटर्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो कितने, उनका जो पार्टिकल साइज़ है वो कितना है, उसके बेसिस पे हमने उसमें सॉइल के टाइप्स देखे। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप्स थे और सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, तो बाय एडिंग द फर्टिलाइजर्स और द मैन्योर्स वी कैन एनहेंस दी फर्टिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल्स। वो सारी चीज़ें हमने देखी, और ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये फैक्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि ये उसको अफेक्ट ना कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा होगा प्लांट हार्मोन्स, जिसको हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।